अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज म्यूटेशन। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, so this is the last topic of our this chapter number 20. So what mutation is? Already you are familiar with this term कि म्यूटेशन एनी चेंज इन द डीएनए। ठीक है, कोई ऐसी जैसे कि आपको पता है कि डीएनए क्या है, बेसिकली इट इज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और उसमें न्यूक्लियोटाइड्स में जो पूरा हमारा पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का आपने देखा, उसमें न्यूक्लिक नाइट्रोजनस बेस, उसमें पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड का मतलब इस तरीके से ये सारे न्यूक्लियो यूनिट्स जब मिलके पूरा डीएनए बनाता है। अब वहाँ पर कोई ऐसी चेंज आ जाए, उस चेंज में या एक पूरा न्यूक्लियोटाइड डैमेज हो, या फिर मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। अब अगर आप डायरेक्टली क्रोमोसोम की बात कर लें, क्रोमोसोम का कोई पार्ट मिसिंग है, सो दिस इज ऑल ड्यू टू चेंज इन द डीएनए। सही, सो दिस इज बेसिकली म्यूटेशन। अब हम थोड़ा सा अगर हम डीएनए को ही देख लें, ऐसा कि हमने इसके इनिशियल कंपोजिशन ऑफ डीएनए के बारे में बात की थी कि डीएनए के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है कि एक बुक जिसके 1000 पेजेस हों, मतलब 280 बुक्स जिसके 1000 पेजेस हों, और हर एक पेज पे इतने वर्ड्स हों, तो इट मीन्स कि वन क्रोमोसोम के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है। तो इतनी इंफॉर्मेशन में कहीं थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए, कुछ चीज़ें उसमें गलत हो जाएं, तो वो बहुत बड़े मेगा डिजास्टर्स या बहुत बड़े डिजीजेस काज हो जाती हैं, इवन की डेथ भी हो सकती है। तो जो हमारी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज ऑल अबाउट द डाटा प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। या फिर अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर तो आप डीएनए इन ऑल द सेल्स ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन, आप एक इंसान के, एक बड़े इंसान के तमाम बॉडी के सेल्स में से, ठीक है, इन ऑल द सेल्स ऑफ, मतलब देखिए तमाम बॉडी के सेल्स में से डीएनए निकालें और उसको लाइन अप करें एंड टू एंड, जैसे कि आपने इसको देखा था ना, इसका इनिशियल स्ट्रक्चर जो आपने न्यूक्लियोसोम में देखा है, मतलब इतना सुपर कॉइल, कैसे कॉइलिंग हुई पड़ी है, आप उसको खोल के लाइन एंड टू एंड कर लें तो इट वुड स्ट्रेच कितना ज़्यादा, नियरली 100 बिलियन किलोमीटर। तो इसकी लेंथ इतनी बन जाएगी, दैट इज 100 बिलियंस ऑफ द किलोमीटर, यानी कि ये कितना डिस्टेंस है, 60 टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द जुपिटर। ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें हमारे जितने भी ये स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ और ये जुपिटर, और ये आपको मुख्तलिफ नज़र आते रहते हैं, मार्स, वीनस, ठीक है। तो इनमें से जो मुश्तरी जुपिटर को ये कह रहा है, तो ये कहता है कि तकरीबन उसका भी 60 टाइम्स है, यानी कि आप 60 टाइम्स अर्थ से उस जगह पर जाएं, तो इससे ये इतना डिस्टेंस हमारा डीएनए की लेंथ हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। अब हम बात बेसिकली आ जाते हैं इन डीएनए के अंदर चेंजेस की वजह से, तो इट देयर कैन बी एनी मिस्टेक इन देयर एप्लीकेशन और डैमेज टू द जेनेटिक मैसेज काजिंग म्यूटेशन। अब रेप्लिकेशन आपने देखा कैसे रेप्लिकेट करता है, आपने उसका देखा था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, इस तरीके से आपने उसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो उनमें रेप्लिकेशन के दौरान कहीं पर किसी भी चेंज की वजह से एनी मैसेज जो होता है वो अगर डैमेज हो जाता है, तो म्यूटेशन की वजह से ये सब कुछ होता है। अब म्यूटेशन अगर तो हो जाए किसी बड़े इंसान की सोमैटिक सेल्स में, यानी कि हमें पता है ना कि सेल्स दो तरह के होते हैं, एक वो सेल्स जो दूसरे बॉडी पार्ट्स के विच आर नॉट रिलेटेड टू द सेक्स सेल्स, ठीक है, कि जो हमारे जर्म सेल्स, एग्स और स्पर्म्स में, जैसे कि हमें पता है कि फीमेल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कहीं म्यूटेशन हो जाए उनके जीन्स में, तो वो इशू आगे ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन अगर सोमैटिक सेल्स में हो जाए तो वो पास ऑन नहीं होता, एंड सो है लिटिल एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंस देन द जर्म लाइन चेंज, यानी कि अगर उनके डीएनए चेंज हो गया एग्स का या स्पर्म्स का, तो ये चीज़ आगे ट्रांसफर होती चली जाती है नेक्स्ट जनरेशन में। सो म्यूटेशन इन जर्म लाइन सेल इज पास टू द सब्सिक्वेंट जनरेशंस, यानी कि अगर तो इस जर्म लाइन सेल यानी कि एग्स और स्पर्म उन प्रोड्यूसिंग सेल्स में ये म्यूटेशन आ जाती है, तो ये वहाँ पर एग्स और स्पर्म और उसके बाद उससे अगली जनरेशन में आगे शिफ्ट हो जाती है, एंड दस प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच सिलेक्शन प्रोड्यूस एवोल्यूशनरी चेंज। यानी कि जहाँ से इस चीज़ को हमने एवोल्यूशन से लिंक इसलिए कर दिया
कि देखिए एक चेंज आ गई है, मतलब म्यूटेशन की वजह से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई तब्दीली आ गया। वो तब्दीली किसी किस्म की हो सकती है, वो कोई डिजीज भी आ सकती है, उसमें वो मज़ीद पावरफुल हो सकता है शेप के हवाले से, बॉडी फंक्शनिंग के हवाले से। अब अगर वो वाली चेंज इन्वायरमेंट ने वो इन्वायरमेंट के लिहाज से वो बेहतर है, ठीक है, फिर तो वो उसी के अंदर उसको और मज़ीद सपोर्ट करेगा इन्वायरमेंट, और वो क्वालिटी आगे परसिस्ट करती चली जाएगी और वो आगे कंसिस्टेंटली मूव करेगी नेक्स्ट जनरेशन में, और इसके बाद वो उस ऑर्गेनिज्म की पूरी स्पीशी में एवोल्यूशन यानी कि वो आगे चलती जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में। ये तो खैर हमने इसको डिस्कस कर लिया फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है, व्हाट इज बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। तो इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं। एक तो क्रोमोसोमल एबरेशन, यानी कि जो आपने पढ़ा था पिछले सेल साइकिल के चैप्टर में, आपने पूरा एक क्रोमोसोम नंबर देखा कैसे कम हो गया, कैसे इंक्रीज हो गई, कौन कौन से आपने डाउन सिंड्रोम पढ़ा, आपने क्लिनफेल्टर पढ़ा, आपने इसी तरीके से टर्नर सिंड्रोम पढ़ा कि उसमें मिसिंग या प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ अनदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एबलेशन। एंड पॉइंट म्यूटेशन के, यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर किसी खास एक पॉइंट के ऊपर कोई छोटी सी चेंज, थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो जाना, जैसे कि आपने उस डिजीज में पढ़ा था जिसमें अपने सिकल सेल एनीमिया काज हो गया था हीमोग्लोबिन में चेंज होने, हीमोग्लोबिन में जो उसकी प्रोटीन का सीक्वेंस है, अगर वहां से एक न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो जाएगा तो इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है ड्यू टू चेंज ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक। ये हम आगे डिटेल में ये टॉपिक पढ़ेंगे, बल्कि ये पिछले इसी चैप्टर में एक आप डायग्राम है, मैं आपको शेयर दिखा देती हूँ कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से, ये देख लें, ये यहाँ पर इस पूरे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है नॉर्मल हीमोग्लोबिन में, ठीक है। वाइल ये इसके ऊपर ना लगे हुए हैं अमाइनो एसिड्स, वायलिन, हिस्टडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड्स कैसे अपनी खास सीक्वेंस में आते हैं? दे आर ड्यू टू द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का जो टॉपिक हमने पढ़ा था, जेनेटिक कोड अगर सही हो, और जेनेटिक कोड क्या है? दे आर ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि आपने देखा था GCU, AUG, ACC, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स जब इकट्ठे होते हैं तो एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। अब अगर उस न्यूक्लियोटाइड में कोई एक भी गलत आ जाए, उसमें अपनी जगह पर नहीं होगा, तो क्या होता है कि वो वाला अमाइनो एसिड, ठीक है ना, अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो वो अमाइनो एसिड के बजाय कोई और अमाइनो एसिड लग जाएगा। अब जब कोई और अमाइनो एसिड लगेगा तो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, दैट हैज बीन डिसरप्टेड, वो गलत हो गया। अब इस हीमोग्लोबिन में ही जो आप देख रहे हैं, दैट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, और इसमें अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं। इस अमाइनो एसिड में जो तब्दीली आई है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू, इसमें ये कहता है कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड, ठीक है, इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल द क्रिटिकल चेंज लीडिंग टू सिकल सेल डिजीज इज अ म्यूटेशन that replace a single thiamine with the adenine, यानी कि जहां थायमिन होना चाहिए था वहां एडनिन आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से जहां ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था अमाइनो एसिड, वहां पर आ गया ग्लूटामिक एसिड के बजाय वायलिन आ गया, ठीक है, कन्वर्टिंग द पोजीशन टू वायलिन। तो ये चेंज की वजह से पूरी डिजीज काज हो गई सिकल सेल एनीमिया, यानी कि ये जो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गई। ये बात समझ आई है? जी तो बस हेलो, यस मैम। ये बात समझ आई या नहीं आई? आगे आगे, अच्छा, तो इस तरीके से हमने ये समझा कि कैसे न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से हमारा अमाइनो एसिड बदल जाता है एंड इट लीड्स टू सीरियस डिजास्टरल डिजीजेस। अच्छा, क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में इसकी क्या डेफिनेशन है? आर द मेगा चेंजेस व्हिच इन्वॉल्व, क्या है, प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ presence of extra chromosome or the loss of chromosome from the diploid number of chromosome, ठीक है, are the changes like deletion, insertion, inversion इन द पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये जो आपने इसके पढ़े थे, डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इसी से टर्नर सिंड्रोम, इसमें एक पूरा क्रोमोसोम नंबर एब्सेंट है।
यहाँ से बात आ गई पॉइंट म्यूटेशन की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अक्सर नोट आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमोसोमल एब्रेशन या डिफाइन क्रोमोसोमल एब्रेशन या व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, गिव इट्स टाइप। ठीक है, अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन क्या है? दीज आर द म्यूटेशनल चेंजेस व्हिच अफेक्ट द मैसेज इटसेल्फ, प्रोड्यूसिंग अल्टरनेशन इन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। जैसे मैंने आपसे अभी पीछे आपको मैंने समझाया ना कि एक न्यूक्लियोटाइड के बदलने से थायमीन के बजाय जब एडेनिन लगा है, सिकल सेल एनीमिया के केस में, ठीक है, थायमीन के बजाय एडेनिन लगा है, तो इसके रिजल्ट में पूरी हमारा जो, अच्छा अब ये वही चीज यहाँ पर डिस्कस हुई पड़ी है, ठीक है, थायमीन के बजाय एडेनिन लगने से ग्लूटामिक एसिड के बजाय वायलिन लग गया। अच्छा, अब ये चीज मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूंगी कि इफ अल्टरेशन इन्वॉल्व ओनली वन आर द फ्यू बेस पेयर की, कौन सी, जो न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर, न्यूक्लिक एसिड्स की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इन द कोडिंग सीक्वेंस दैट आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। अगर तो वहां पर उन न्यूक्लियो, जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वहां पर थायमिन के बजाय एडेनिन लग गया, वो कह रहा है कि इन वन आर द फ्यू, अगर एक या चंद एक बेस पेयर्स में कोई चेंज आ गई है, सो दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। यानी कि वहां जो क्रोमोसोमल एबरेशन है वहां पे पूरा क्रोमोसोम नंबर आगे पीछे चला गया, कम या ज्यादा, तो पॉइंट म्यूटेशन के न्यूक्लियोटाइड्स के जो बेस पेयर्स हैं इनमें चेंज आ जाना। अच्छा, फिर कहते हैं while some point mutation occur due to spontaneous pairing errors that occur during DNA replication, कुछ जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं ड्यू टू पेयरिंग, यानी कि जैसे आपको पता है ना कि G और C पेयर करते हैं, इसी के साथ थायमीन और एडेनिन के आपने सामने बॉन्डिंग होती है, तो उसमें मिस्टेक की वजह से म्यूटेशन हो सकती है। कुछ म्यूटेशन हो सकती है बाय म्यूटेजन, अदर रिजल्ट्स फ्रॉम द डैमेज टू द डीएनए कास्ड बाय म्यूटेजेंस। म्यूटेजन यानी कि वो ऐसी चीज कि जो म्यूटेशन काज करे, दैट इज कॉल्ड म्यूटेजन। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें रेडिएशन और केमिकल, यानी कि जो एक्सरे या दूसरी हार्मफुल किस्म की रेडिएशन होती हैं, शुआएं होती हैं, ये म्यूटेशन काज करती हैं, या फिर सम टाइम स्पेसिफिक केमिकल्स, खासतौर पर खास केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दिए जाते हैं तो उनके अंदर खास म्यूटेशनल चेंजेस आ जाती हैं। अच्छा, अब ये कहता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं केमिकल्स की, तो ये आजकल के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, हमारी इंडस्ट्रीज केमिकल्स रिलीज कर देती हैं हमारे वाटर्स में, ऑफन में रिलीज केमिकल म्यूटेजेंस इनटू द एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसी केमिकल्स के दैट कैन काज म्यूटेशन, ये हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे हवा में, हमारे पानी में आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम काज होते हैं। अच्छा, अब ये यहीं पर डिस्कस कर रहा है सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है, आर द वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ये दोनों एग्जांपल बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आपने सिकल सेल एनीमिया ऊपर देखा, इसी बुक में, इसी चैप्टर में ही है, तो वो बेसिकली जो टॉपिक था वो हमने नहीं स्टडी किया क्योंकि दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द स्मार्ट सिलेबस, लेकिन चूंकि यहाँ पर उसी की ही बेसिकली डिटेल है, इसलिए हमने उसको डायग्राम को आपने देख लिया। इसमें बस समझने की बात ये है कि यहाँ पर आगे डिस्कस भी हुई पड़ी है कि सिकल सेल एनीमिया इज अ पॉइंट म्यूटेशन दैट लीड्स टू द चेंज ऑफ अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड इनटू द वायलिन एट पोजीशन नंबर 6 फ्रॉम एन टर्मिनल एंड इन द हीमोग्लोबिन बीटा चेन, यानी कि हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में पोजीशन नंबर 6 पर ग्लूटामिक एसिड से वायलिन में चेंज हो जाता है। या आप अपना पेज नंबर अगर आप देखें दैट इज पेज नंबर 140, तो पेज नंबर 140 पे यही डायग्राम आपको नजर आ रही है कि जिसमें जो ग्लूटामिक एसिड की बजाय वायलिन लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियोटाइड है थायमिन की बजाय एडेनिन लगा है, तो जिसकी वजह से रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, और इसकी ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी जो है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, वो कम हो गई। अच्छा, अब ये जो टेबल है ये पूरा यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी कि कैसे कोई ये नॉर्मल डीएनए यानी कि ए बी एंड सी, नो म्यूटेशन, यानी कि नॉर्मल बीटा प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बी जीन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नॉर्मल डीएनए है, ए बी एंड सी, नॉर्मल बी प्रोटीन, मतलब सारी की सारा काम नॉर्मल कर रहा है। अब यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं, दिस इज पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, एंड दिस इज क्रोमोसोमल, आपको नजर आ जाता है कि रीअरेंजमेंट क्रोमोसोम, चेंजेस इन द जीन पोजीशन। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 टाइप्स के हैं, एक तो बेस सब्सटीट्यूशन, एक है इंसर्शन, एक है डिलीशन। बेस सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि सब्सटीट्यूशन ऑफ द वन आर द फ्यू बेसिस, यहाँ पर
आपको एक चीज एडिशनल नजर आ रही है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर एक दो पॉइंट्स यहाँ पर एडिशनल हैं, सब्स्टिट्यूट हो गए यहाँ पर, यानी कि ऐड भी कह सकते हैं। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का बेसिकली मतलब होता है नियमल बदल हो जाना, कुछ और चीज चेंज हो जाना। सो इसकी वजह से जो इसकी बी प्रोटीन बननी है दैट इज इनएक्टिव बिकॉज चेंज अमाइनो एसिड डिसरप्ट फंक्शन। अब यहाँ पर ये जो नया चेंज आ गया, सब्सटीट्यूट, इसका नियम बदल लग गया, कोई और यहाँ पर चेंज, जीन में चेंज आ गई है, तो अब इसकी वजह से क्या हो गया कि जो प्रोटीन ये बना रहा है वो प्रोटीन अमाइनो एसिड में तब्दीली की वजह से वो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में चली जाती है। ठीक, उसके बाद है इंसर्शन, यानी कि एक पूरा एडिशन हो गया न्यूक्लियोटाइड का, एडिशन ऑफ वन ऑफ द फ्यू बेसिस। यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक एडिशन हो गई, एक एक्स्ट्रा ये वाली चीज दरम्यान में ऐड हो गई। So B protein is again inactive because inserted material disrupt proper shape. अब जो चीज आई है उसने भी इसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर दिया। फिर उसके बाद लॉस ऑफ द वन और फ्यू बेसिस। अब देखें यहाँ से बी का जो रीजन है, यहाँ से फ्यू बेस, बेस कौन से, वही वाले न्यूक्लियोटाइड जो नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, जहाँ से अगर डिलीट होते हैं तो भी बी प्रोटीन, यानी कि इस पूरे जीन के रिजल्ट क्या है, दैट इज इट इज मेकिंग बी प्रोटीन। अब भी यहाँ पर बी प्रोटीन इनएक्टिव होगी, क्यों, क्योंकि पोर्शन ऑफ द प्रोटीन इज मिसिंग, क्योंकि यहाँ से जो ये जीन था या यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स थे और न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर जो अमाइनो एसिड्स बना रहे थे और अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बना रहे थे, तो वो प्रोटीन अब नहीं बन रही। अब अगला जो है दैट इज चेंजेस इन द जीन पोजीशन। ठीक है, अब जो सीक्वेंस था वो तो बेसिकली ऊपर आप देख रहे हैं ना, जिसमें म्यूटेशन नहीं हुई हुई, ए बी एंड सी, ये नॉर्मल उसकी सीक्वेंस है। अगर यही सीक्वेंस बदल जाए, ए सी बी बन जाए, तो भी क्या होगा, बी जीन और बी प्रोटीन में बी रेगुलेटेड डिफरेंशियली बिकॉज ऑफ चेंज इन द जीन पोजिशन। अब जीन्स की तब्दीली की वजह से इसमें भी जो प्रोटीन, ये जो बी जीन है या जो बी प्रोटीन है वो मतलब प्रॉपरली नहीं होगी, बल्कि चेंज फॉर्म में होगी। फिर इसके बाद क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से बी का पार्ट यहाँ से सेपरेट हो गया, उसे अलग आर्म बन गया। अगेन यहाँ पर बी जीन पूरा ये जो है ये इनएक्टिवेट हो गया, या रेगुलेशन उसकी डिफरेंट वे में होगी, नए तरीके से होगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो बी की जो ये जो पोजिशन है ये चेंज हो गई। सो अभी तक हमने क्रोमोसोमल एबरेशन, पॉइंट म्यूटेशन स्टडी कर लिया। अब हम एक डिजीज पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज फिनाइल कीटोनुरिया। इसको हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। ऊपर आपने पढ़ा था ना सिकल सेल एनीमिया, वो सिंपल सी बात है कि कैसे ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वायलिन लग गया। ठीक, फिनाइल कीटोनुरिया में क्या हो रहा है कि इसमें एक कंपाउंड है फिनाइल एलानिन इज नॉट डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम। डिफेक्टिव एंजाइम कौन सा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि ये एक एंजाइम है, आपको पता है ना, जहाँ पर ASE लगा होता है वो एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम भी प्रोटीन है, तो ये इस एंजाइम में डैमेज होने की वजह से, प्रोटीन में चेंज होने की वजह से ये इस कंपाउंड को तोड़ नहीं रहा। इसका काम क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ दिस कंपाउंड। अब जब ये डिग्रेडेशन नहीं हो रही तो इसके प्रेजेंट होने की वजह से ये बॉडी में अक्यूमुलेट हो रहा है, ये बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, एंड इट इज लीडिंग टू द मेंटल रिटार्डेशन। देख लें कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि ये जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर के साथ साथ जो मेंटल जो उसकी डेवलपमेंट फंक्शन, उसको उसने डैमेज कर दिया। एज द ब्रेन फेल्स टू डेवलप इन्फेंसी, यानी कि स्मॉल छोटी एज में ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती, एंड दिस डिसऑर्डर इज बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो ये भी एक पॉइंट म्यूटेशन की तब्दीली, इसमें पॉइंट म्यूटेशन यानी कि एक खास जगह पर मिस्टेक की वजह से ये सारा प्रॉब्लम काज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिनाइल कीटोनुरिया एंड फिनाइल। आपने सारा इसका देखा कि वाई इट हैपन्स, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, गिव द रीजन ऑफ फिनाइल कीटोनुरिया। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, ये डिसऑर्डर है, बीमारी है जिसमें फिनाइल एलानिन कंपाउंड डिग्रेड नहीं होता, टूटता नहीं है। क्यों, क्योंकि जो एंजाइम इसको तोड़ता है, कौन सा एंजाइम, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये ही एंजाइम डिफेक्टेड है, इसके बनाने में देयर इज सम मिस्टेक आ रही है, तो जिसकी वजह से जो एंजाइम है ये बॉडी में एक्यूमुलेट, इकट्ठा होना शुरू हो गया, एंड दिस इज इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से ब्रेन या मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक म्यूटेशन। ठीक है,
आपको समझ आ गया है सारा टॉपिक? जी स्टूडेंट्स, टॉपिक समझ आ गया आपको? ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद दिस एक्सरसाइज टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।